बेटा अभी हम कॉन्सेप्ट को भी तो साथ के साथ समझ रहे हैं ना। एमसीक्यू बनने का मतलब है कि पूरे चैप्टर की एक अच्छी वाली रिवीजन कर लो। और मैं ये आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आपको एमसीक्यू अच्छे से करने आ गए तो आप चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम एट योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो आज की वीडियो होने वाली है ऑन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसके टॉप 20 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार एमसीक्यू क्या करता है, पूरे चैप्टर की रिवीजन करता है। एमसीक्यू के बेसिस पे हम पूरे चैप्टर को कर लेते हैं रिवाइज एंड देन और साथ के साथ हो जाते हैं हमारे एमसीक्यू। सो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ देरी नहीं करेंगे, कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लग जाते हैं अपने क्वेश्चंस करने पे, ठीक है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, एमसीक्यू में आपको कराऊंगा पूरे के पूरे अच्छे से डिटेल के साथ, राइट। ये नहीं होगा कि यार बस वो टिक मार्क कर दिया, वो वाला सीन अपना नहीं है। हम एमसीक्यू भी करेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ करेंगे। चलो आओ, पहला क्वेश्चन, ए और बी दो इवेंट्स दिए हुए हैं भाई, ठीक। प्लस दैट probability of a dash which means what 1 minus probability of a। भाई a dash का मतलब होता है, a dash का मतलब होता है हमारा a का ना होना, नॉट a dash का मतलब क्या होता है, नॉट a, मतलब 1 माइनस में pa इज इक्वल टू गिवन है हमारा 0.3। मतलब आपके साथ यहां से निकाल लो कि p ऑफ a की वैल्यू हो गई है 0.7, राइट। ये यहाँ पे लिख लिया मैंने। अच्छा, P ऑफ ए गिवन है, P ऑफ बी ये भी गिवन है, तो साथ में और क्या गिवन है, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखो ये जितने भी ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें आप बनाओ वेन डायग्राम। क्या बनाओ आप, वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम किस तरह से, लाइक इस तरह से। ये पूरा का पूरा जो डब्बा है वो होता है हमारा सैंपल स्पेस। इसके अंदर अब हमने बना दिए हैं दो इवेंट्स, लेट इट बी ए एंड बी, राइट। अब हमें देखना है ए एंड, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ये जो साइन है इसका मतलब है एंड, ठीक है। ए का होना एंड बी का ना होना, बी डैश मतलब बी का ना होना। तो ए का होना और बी का ना होना, ए का होना बट बी का ना होना कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। देखो इस वाले पार्ट में ए का होना है और साथ के साथ इसमें बी का होना नहीं है, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर मुझे इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आओ इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, सोचो। ए का होना बी का ना होना, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। इस टोटल ए में से, ये जो ए वाला सर्कल है, अगर मैं इस टोटल ए में से क्या माइनस कर दूं बताओ, सोचो। इस टोटल ए में से कौन से वाला पार्ट, सर ये वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है, राइट। अब ये जो दोनों में कॉमन होता है, इस वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट, ये। अच्छा, अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.5। अच्छा, अब यहां पे लिख लेते हैं P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश हमें गिवन है 0.5, जिसका फॉर्मूला कहता है P ऑफ ए माइनस में P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, P ऑफ ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो यहाँ पे आ गया 0.5 इज इक्वल्स टू 0.7 माइनस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। इसको इधर भेज दो तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई अपने पास, कितना, 0.2, राइट। अब ए की प्रोबेबिलिटी पता है, इंटरसेक्शन की पता है, बी की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, निकालना क्या है उस पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन यूनियन बी डैश। अच्छा, ए यूनियन बी डैश देखते हैं, वो फिर से एक बार फिर से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ए इन यूनियन बी डैश का क्या मतलब बनेगा, देखें जरा। ये ए है, ये बी है, राइट। समझने के लिए मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं, ठीक। तो ए ये है, बी ये है, मुझे बनाना है ए यूनियन बी डैश। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब ए वाला पार्ट भी इकट्ठा कर लो, साथ में नॉट बी वाला भी इकट्ठा कर लो, राइट। तो ए वाला पार्ट तो ये हो गया टोटल ए वाला पार्ट, ये वाला, ये पूरा का पूरा ए है। अच्छा, साथ में और क्या मिलाना है जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है मतलब देखो ये बी है पूरा, इसके बाहर बाहर जो है यानी कि ये वाला सा,
ए तो आना ही आना है सारा, साथ में और कौन आना है जो बी में नहीं है, दैट मीन्स ये कंप्लीट आना है जो मैंने अब शेड किया है। तो कौन सा नहीं आना है, ये वाला नहीं आना जो बचा। अच्छा, ए यूनियन बी डैश के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा समझते हैं अब इस बात को। या टोटल वन में से, टोटल पूरे पूरे सैंपल स्पेस में से उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वन, वन में से क्या माइनस कर दें, ये वाला पार्ट, ये वाला, राइट, ये वाला पार्ट, ओहो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट माइनस करना है। अब ये वाले पार्ट का नाम है कि बी का होना है इसमें, बी का होना है इस वाले पार्ट में, बट ए का होना नहीं है। दिस इज बी एंड ए का ना होना। और इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, जैसे हमने ए एंड बी डैश बनाया था, सिमिलर वे में ये वाला पार्ट की बात करना, बी का होना ए का ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, बी का होना ए का ना होना, कि टोटल बी में से, पूरे कंप्लीट बी वाले सर्कल में से फिर से यही डॉट माइनस कर दो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। इस वाले पार्ट को एक और नाम देते हैं हम लोग, क्या, ओनली बी। क्या नाम देते हैं इस पार्ट को हम, ओनली बी। सिमिलरली दिस इज ओनली ए, राइट, इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, तो नाउ इसको माइनस बी में से माइनस किया मैंने ए इंटरसेक्शन डी, राइट। अब देखो क्या हमें वैल्यूज पता है ऑलरेडी, हमें इसकी वैल्यू ही निकालनी, फाइनल वैल्यू पे आ गए हम लोग। तो वन माइनस पी ऑफ बी, पी ऑफ बी कितना है मेरे पास 0.4 गिवन है बेटा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0.2 गिवन है, 0.4 में से 0.2 चला गया, 0.2 बचा, 1 में से उसे माइनस कर दो तो फाइनल आंसर विल बी 0.8। तो 0.8 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो पहले का बी ऑप्शन, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट के, इनकी सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी पता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए का ना होना एंड बी का भी ना होना। इसको अगर मैं डायग्राम में देखूं इस बात को तो कैसा बनेगा, देखो ए का ना होना और बी का भी ना होना, ए का ना होना एंड बी दोनों का ना होना, तो कौन सा वाला पोर्शन है, इसमें ए का होना है, इसमें बी का होना है, ठीक है। अब दोनों ही नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, बाहर बाहर वाला, राइट, ये वाला सारा पोर्शन आ गया, ये वाला सारा पोर्शन, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इसका मतलब हो गया वन में से, टोटल वन में से क्या माइनस कर दो, ए यूनियन बी, राइट। इसकी वैल्यू हो गई है 1/3, ये हमें गिवन है। मतलब ए यूनियन बी की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो हो गया 1 - 1/2 इज 1/3, सॉरी 2/3, 1 माइनस का 1/3 2/3, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल पी, तो बताना है स्मॉल पी की ही वैल्यू बताने, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है सर, वो तो हमने पढ़ा ही हुआ है पहले से ही, पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी माइनस, माइनस क्या होता है बोलो बोलो, ए इंटरसेक्शन बी होता है, इज इक्वल्स टू 2/3, राइट। यही होता है भाई, पी ऑफ ए की वैल्यू डाल दो यार, पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी ये हो गया 2p, और ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया हुआ है 1/2 इज इक्वल्स टू 2/3, ये हो गया 3p इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस में 1/2, फिक्स हमारा आया एलसीएम, 3 2 जा और 2 2 जा 4, 2 3 जा तो ये ऊपर 3 होगी, तो ये हो गया 7/3, नीचे जाएगा 18 इज इक्वल्स टू ये p। क्या पूछा था हमसे देखो जरा, p की ही वैल्यू पूछी हुई थी 7/18, राइट। आ जाओ फिर थर्ड क्वेश्चन, पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ बी गिवन है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, देन पी ऑफ ए डैश बाय बी। ए डैश बाय बी का क्या मतलब है, अगर मैं मतलब की बात करूं तो इसका मतलब है कि ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इसके लिए देखो क्या करो यार, पी ऑफ ए डैश बाय बी है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए, देखो पी ऑफ ए डैश का फॉर्मूला 1 माइनस पी ऑफ ए वैसे ही, और अपोन में क्या आएगा हमारे पास, ओहो अंदर आएगा ना अपोन में, तो सॉरी इट्स लाइक पी ऑफ ए बाई बी,
इसको हम बोलेंगे पी ऑफ ए डैश बाई बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए बाई बी। मैं एक काम करता, सुनो, इसका भी प्रूफ बनाए। ये जो मैंने लिखा है इसका प्रूफ समझते हैं कैसे होता है। पी ऑफ ए डैश बाई बी, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं तो पी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, राइट, अपॉन में पी ऑफ बी। अभी अभी हमने समझा था ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब बी का होना एंड ए का ना होना, बी का होना एंड ए का ना होना, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मतलब ओनली बी, ओनली बी ए। तो ओनली बी की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे आप? टोटल बी में से माइनस करोगे इंटरसेक्शन, और अपॉन में जो बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसको दोनों के अपॉन में लिख दो बेटा। पी ऑफ बी कैंसिल हो गए, 1 बचा, तो दिस इज नाउ 1 माइनस, और ये किसका फॉर्मूला बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, राइट। ये देखो, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर एमसीक्यू में ये सब प्रूफ क्यों बता रहे हो? बेटा अभी हम कॉन्सेप्ट को भी तो साथ के साथ समझ रहे हैं ना। एमसीक्यू करने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम कॉन्सेप्ट ना समझो। एमसीक्यू करने का मतलब है कि पूरे चैप्टर की एक अच्छी वाली रिवीजन कर लो। और मैं ये आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर आपको एमसीक्यू अच्छे से करने आ गए तो आप चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाओगे, राइट। आ जाओ, तो पी ऑफ ए डैश बाई बी का ये फॉर्मूला हो गया भाई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। निकालना क्या है? निकालना यही है, ओके। पी ऑफ ए बाई बी में हमने उसका फॉर्मूला डाल दिया, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। इसका मतलब मुझे आंसर निकालने के लिए इंटरसेक्शन और वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए होगी। इंटरसेक्शन की वैल्यू पहले से गिवन है, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो फालतू में ही दिया हुआ है, बस वैल्यू डाल दो 1 माइनस। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 4/13, ये है 9/13 आपकी, तो बचा कितना? 1 माइनस में 4/9, तो आंसर इज 5/9, राइट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए पी बी पी ऑफ ए बाय बी गिवन है, ये तीनों, ठीक है। तो बताना क्या है? पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या पढ़ोगे आप? ए का ना होना एंड बी का भी ना होना। तो अभी अभी पीछे हमने देखा कि ए का भी ना होना और बी का भी ना होना, दैट मीन्स बाहर बाहर वाला पोर्शन आएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? इसको हम लिख सकते हैं सर 1 में से माइनस करके जो हमें रिक्वायर्ड है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस में पी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए क्या फॉर्मूला है सर? पी ए प्लस में पी बी माइनस में इंटरसेक्शन की वैल्यू, राइट। अब हमें क्या क्या गिवन है पहले से ये देखते जाओ। ये दोनों तो हमें पता है, बच्चा ये नहीं पता सर। अच्छा, जो पता है उससे निकालते हैं उसको। फिर पी ऑफ ए बाई बी क्या फॉर्मूला बना? पी ऑफ ए बाई बी का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी, राइट, ये फॉर्मूला बना। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो मैं 1/4, 1/4 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया पी ऑफ बी, दैट इज 1/3 इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1/12, राइट, राइट, ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे। बात समझे? तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, मैं सब ये तीनों वैल्यूज उठा के डाल दूं। 1 माइनस ये है हमारा 1/2, ये है हमारा 1/3, ये है हमारा 1/12, ठीक है जी। 1 माइनस 12 एलसीएम ले लिया आपने, तो ये 6, 4 और 8, 10, 9, 9/12, 3/4, 1 माइनस में 1/4, 1 माइनस 3/4 इज 1/4 बचा, ओ सी, तो सी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, नंबर 5 पे ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट, ए एंड बी क्या है? दो इवेंट्स हैं ऐसे के कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो पॉजिटिव है, राइट, बी की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है, राइट। देन पी ऑफ ए डैश बाय बी डैश, ओके, पी ऑफ ए डैश बाय बी डैश क्या बनेगा? ओके, देखो सिंपल वाला फॉर्मूला सोचते हैं, सिंपल वाला ए बाय बी वाला फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? पी ऑफ ए बाय बी के फॉर्मूले के हिसाब से कि पी ऑफ देयर इंटरसेक्शन अपॉन में पी ऑफ बी डैश। अब क्योंकि जो मेरे ऑप्शंस हैं उनमें पी ऑफ बी डैश 2 में आ रहा है, ठीक है, 2 में आ रहा है ऑलरेडी। अच्छा, 1 माइनस पी ऑफ ए बाई बी,
ये तो जी तब होता, अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं, ये तब आता मेरे पास जब पी ऑफ ए डैश बाय बी, राइट। और ये चीज तो कहीं से दिख नहीं रही है कि भाई नीचे बी हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो अभी हमारे पास जो टी और डी ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन तो वैसे ही गया, राइट। सी और डी ऑप्शन में से कुछ बन सकता है, बात ऐसा लग रहा है। तो चलो देखते हैं भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये भी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था, राइट। मैं एक बार दिखाता हूँ। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या फॉर्मूला बना था हमारा, 1 माइनस में पी ऑफ ए यूनियन बी बना है। तो इसको मैं उठा के यहाँ पे लिख लूँ, 1 माइनस में पी ऑफ ए यूनियन बी, और नीचे वाले में पी ऑफ बी डैश ही रहने देता हूँ फिलहाल। अभी देखो ऑप्शन से मिल रहा है क्या? हाँ जी सर मिल रहा है, मिल रहा है तो लगा लो ना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट। ओके, ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओ ऑलरेडी हाईलाइट हो रखा है आंसर यहाँ पे, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल्स टू। अच्छा ये मत समझना कि सर जो हाईलाइटेड है वही आंसर है, ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं कि क्या एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, राइट। ए और बी जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं ना भाई, तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स को लेके रिजल्ट आता है निकल के, यार जब भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर कोई भी दो हैं, एक्स और वाई बोल लो, तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई किसके इक्वल आएगी, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आती है। दिस इज एक्चुअली अ रिजल्ट फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये महा 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सी ऑप्शन इसका डायरेक्टली आंसर बनता है, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन का आगे। If A and B are two independent events such that probability of A union B dash is this and P of A is this, then P of D बताओ। ओके राइट, P of A union B dash को समझते हैं। अच्छा पहले उससे पहले एक बात ध्यान रख लेते हैं, A और B इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ therefore P of A इंटरसेक्शन B मुझे पहले से गिवन है PA इंटू में P, पीए की वैल्यू पहले से गिवन है, पीवी पूछा। एक काम करो यार, पीवी क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी क्या है, न्यूमेरिकल कोई वैल्यू है, 0.3 0.5 ऐसे ही कोई 1/2 2/3 ऐसा ही कोई नंबर है, वो अननोन है, उसको एक्स नाम दे दिया। मैं क्या नाम दे दिया उसको मैंने, एक्स, और 0.3 को लिख लिया मैंने 3/10, राइट। और ये हो गया एक्स, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, ये वैल्यू हो गई है। यहाँ पे अभी मैंने स्टार मार्क करके रख लिया है, राइट। अब हम आते हैं ए यूनियन बी डैश पे। ए यूनियन बी डैश जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में कराया था, बट कोई नहीं, एक बार फिर से ए यूनियन बी डैश के लिए डायग्राम देखते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी। ए का होना चाहिए, यूनियन मतलब और चाहिए क्या, बी का ना होना। ए का होना पहले निकाल लो पूरा, दिस इज ए का होना, ए का होना, और मिलाना है क्या, बी का ना होना, मतलब बाहर बाहर, राइट। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस टोटल की प्रोबेबिलिटी कैसे बनाएंगे भाई, तो P ऑफ A यूनियन B डैश, A यूनियन B डैश इज इक्वल्स टू, देखो इस डायग्राम में देखो, टोटल 1 में से क्या माइनस कर लो, सिर्फ ये वाला पार्ट, राइट, ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट का नाम क्या है, B का होना A का ना होना, B का होना एंड A का ना होना, ये है 1 माइनस। अब इसको हम लिखते हैं P ऑफ B माइनस देयर इंटरसेक्शन A और B का, राइट। अच्छा अब हमें क्या क्या पता है, अच्छा P ऑफ 1 माइनस P ऑफ B माइनस माइनस प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन D की वैल्यू पहले से मैंने निकाल के रख ली है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो 3/10x। एक काम करते हैं यार, इसकी वैल्यू x हमने मानी हुई है ऑलरेडी, तभी तो मैंने P ऑफ B x लिखा है ना, तो इसको मैंने x माना हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ और इसकी जगह में डायरेक्टली अब x लिख लेता हूँ, राइट, ये x आ गया। अच्छा इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये निकालनी है, गिवन है, ओह ये तो गिवन है यार, x से निकालना है ना अपन को, तो इसकी वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 0.8, 8/10 लिख लिया मैंने इसको, राइट। अब बचा कितना, 8/10 माइनस का ये 1,
इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस दिस, तो माइनस 10 प्लस का ये 3 माइनस में 7x/10, राइट। ये बचा माइनस का 2/10 माइनस का ये 7x/10, 10 चले गए, माइनस माइनस चले गए, तो x की वैल्यू हो गई है 2/7, राइट। ये हमारा आंसर हो गया है। चलो 2/7 है कहीं? हाँ जी है, तो सही बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। ध्यान से पढ़ना, देखो यहाँ पे कहीं भी न्यूमेरिकल वैल्यूज इसमें नहीं है ऑप्शंस में, यहाँ न्यूमेरिकल कुछ दिया हुआ है इनइक्वालिटीज की फॉर्म में। समझते हैं पूरी बात को, क्या दिया हुआ है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट, सच दैट प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में है एक ही। मतलब ए जो सेट है वो एम्प्टी नहीं है और 1 नहीं है प्रोबेबिलिटी, मतलब वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस नहीं है, 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सिमिलरली डी के साथ भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे जो मुझे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं उसमें देखो एक वर्ड गिवन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट तो मुझे समझ में आ गया कि सर इंडिपेंडेंट का नाम ही ऐसा है कि भाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। अब देखो यहाँ पे डिपेंड ना हो, दैट इज इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिन इवेंट्स में, है ना, लड़ाई हो रखी हो। क्या हो रखी हो भाई? लड़ाई हो रखी हो। लड़ाई कैसे हो रखी है? लड़ाई ऐसे हो रखी है कि अगर ए इवेंट होगा तो बी नहीं होगा एट द सेम टाइम, और अगर बी इवेंट हो रहा है तो ए नहीं होगा एट द सेम टाइम। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डाइस को रोल करते हो आप, डाइस को रोल करने पे मैंने दो इवेंट्स बनाए, एक ऑड नंबर आने का और दूसरा है इवन नंबर आने का। तो अगर हमारा डाइस पे जो नंबर आएगा, अगर वो इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा। बट अगर आप बोलते हो कि दो इवेंट्स ऐसे वाले ले लो, ऑड नंबर आना प्राइम नंबर आना, अब मान लो 3 आ गया, 3 आ गया तो मैं बोलूंगा यार ऑड नंबर भी आ गया और प्राइम नंबर भी आ गया, मतलब दोनों एट ए टाइम हो पा रहे हैं। बट ऑड और इवन वाले दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकते। ऐसे दो इवेंट जो एट ए टाइम हो ही नहीं सकते उनको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मींस उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है फाइव। बात समझ में आई? राइट, ओके। सो ए इंटरसेक्शन डी इस केस में क्या होता है? फाइव होता है। और ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 होगा तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इंटरसेक्शन की? राइट, दैट इज 0। अच्छा एक बात समझो, ये पी ऑफ ए 0 से 1 के बीच का नंबर है, ये भी 0 से 1 के बीच का नंबर है। दो नंबर जो कि उन दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, तो क्या उनका प्रोडक्ट 0 हो सकता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके, इंडिपेंडेंट। अच्छा एक बात समझो, क्या पूछ रहा था वो क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था? नॉट करेक्ट, ठीक है। उसने बोला ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यही वाली बात तो करेक्ट नहीं है, ये वाली बात तो करेक्ट नहीं है। तो एक्शन में देखा जाए तो आंसर तो मुझे मिल गया। उसने बोला था करेक्ट नहीं है, तो यही वाली बात तो है जो कि करेक्ट नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थोड़ी ना है ये, राइट। ओके, सो नाउ अब बात आती है कि यार ये बी सी डी ऑप्शंस करेक्ट हैं, दैट मींस, है ना, मींस बहुत सिंपल। सुनो, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है, मतलब ए का होना और बी का होना अगर इंडिपेंडेंट है, तो ए का होना और बी का ना होना, बी डैश है ये, क्या ए का होना और बी का ना होना, ए का ना होना, राइट, ए डैश लिखा हुआ है, ए का ना होना बी का होना, ए का ना होना एंड बी का भी ना होना। मतलब ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट का मतलब है ए का होना एज वेल एज एंड बोल लो, है ना, ए का होना एंड बी का होना, वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर ऐसा है तो ए का होना और बी का ना होना पहला, दूसरा ए का ना होना बी का होना, तीसरा दोनों का ना होना, है ना। अगर इन तीनों का अलग अलग मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 में बीसीडी में, तो ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ये भी एक रिजल्ट है कि जब किन्हीं दो इवेंट्स वो हमें गिवन हो कि वो इंडिपेंडेंट है, तो उनमें से किसी एक का होना दूसरे का ना होना
या दोनों का ना होना भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ये पहली वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, जिसका मैंने ये बता भी दिया है क्यों नहीं है। तो चलो फिर अब देरी किस बात की, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अरे पेज पीछे 8 ही था। हाँ राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 फिर से इंडिपेंडेंट के ऊपर है। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन दे मस्ट बी। अच्छा अभी मैंने देखा पीछे वाले क्वेश्चन में कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। दे आर म्यूचुअली, दे मस्ट बी म्यूचुअली, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हो सकते हैं बट ऐसा हमेशा होगा नहीं, ठीक है। सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी मस्ट बी वन, नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए डायग्राम कैसा बनेगा, देखो अगर मैं बात करता हूं डायग्राम की, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए बेटा ऐसा ही डायग्राम बनता है, बिल्कुल नेचुरल, ए और बी वाला, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए भी ऐसा ही बनेगा, राइट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए डायग्राम ऐसा ही बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला डायग्राम किसका है, फिर लड़ाई हो रखी है, क्या हो रखी है इन दोनों के बीच में, लड़ाई हो रखी है। मतलब ये किसका डायग्राम है, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, राइट, ठीक है। अच्छा एक और डायग्राम बना के उधर, बताओ किसका डायग्राम है, सोचो सोचो। ए और बी आपस में कॉमन है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं है कॉमन। साथ में इन दोनों का यूनियन करोगे क्या आएगा, पूरा का पूरा टेम्पल स्पेस को कवर कर रहा है इनका यूनियन। ऐसे वाले इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये किसका डायग्राम है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो राइट, अब हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्योंकि डायग्राम है तो ऑब्वियसली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, नन ऑफ अबव इज करेक्ट बिल्कुल है, राइट। चल नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स प्लस दैट यूनियन का बार, मतलब यूनियन का ना होना, मतलब अगर मैं इसको बोलूं तो 1 में से क्या माइनस कर दो, यूनियन, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 दे रही, 1 - 1/6 5/6 हो गया यूनियन की प्रोबेबिलिटी, पहला नंबर आ गया। ओके, ए इंटरसेक्शन भी 1/4 है, ए का ना होना, ए का ना होना भी निकाल लो, चलो तो 1 माइनस में ए का होना 1/4 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई कितना हमारे पास, 1 - 1/4 इज 3/4। ओके, देन इवेंट्स ए एंड बी। अच्छा ए एंड बी के बारे में बताना है, ओके राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं पहले, पी ऑफ ए, देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है कुछ, पी ऑफ बी माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। और इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 5/6, ये हमें गिवन है, ओके। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं जो जो हमें गिवन है, 5/6 इज इक्वल टू पी ऑफ ए हमें मिला अभी 3/4, पी ऑफ बी कुछ मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें गिवन है, लो जी ये गिवन है 1/5, ओके। 5/6 3/4 माइनस 1/4 कितना हो गया, ये 2/4, मतलब 1/2 प्लस का जो कि इधर आके माइनस का होगा, तो x की वैल्यू हो गई 6 एलसीएम, 5 माइनस का ये 3, 2/6 मतलब 1/3, और x कौन सा हमारा p ऑफ b, तो p ऑफ b की वैल्यू हो गई 1/3, राइट। अच्छा एक बात और समझो कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, पी ए इंटू पी बी अगर मैं चेक करना चाहूँ, ठीक है, स्टार कर देते हैं इसको हम, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 से 3 क्या 1/4 है, राइट। अच्छा 1/4 किसकी वैल्यू दी हुई थी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब दो इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो वो दो इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो है पक्के से, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्यों नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है सर, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो 0 होती, तो 1/4 है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जहां भी लिखा हुआ है भाई वो तो कट कर दो,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसमें भी है, कट कर दो। अब दो ही हमारे बचे ए और सी। इंडिपेंडेंट इसमें भी है, अच्छा इसमें नॉट इंडिपेंडेंट, ये कैंसिल। इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट फॉलो कर रहे हैं, बट इक्वली लाइकली नहीं है। अभी क्या होता है इक्वली लाइकली? इक्वली लाइकली का मतलब है बेटा कि जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल, अगर मान लो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे 3/4, बी की भी प्रोबेबिलिटी 3/4 होती, तो मैं बोलता है कि दे आर इक्वली लाइकली। मतलब जिन इवेंट्स के होने के चांसेस इक्वल होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, राइट। तो यहाँ पे नहीं है ये, इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, राइट। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं। एन एक्सपेरिमेंट यील्ड्स 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, ओह माय गॉड, अभी अभी बताया था मैंने तुम्हें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होंगे? अब 3 है यहाँ पे, मतलब 3 ऐसे इवेंट्स लाइक दिस ABC, ठीक है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों का यूनियन करेंगे तो सैंपल स्पेस है, इसका मतलब तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा? कितना होगा? तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा सर। तो PA प्लस में PB प्लस में ये PC इज इक्वल्स टू 1, राइट। ये 1 आ गया। अच्छा अब हमें क्या गिवन है वो देखते हैं। PA एंटिटी रख लो प्लस PB की वैल्यू यहाँ से निकाल, PB की वैल्यू मैं बोलूंगा 2 अपॉन में चला जाएगा सर, तो PB की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ PA, राइट, प्लस PC। अब PA इक्वल्स टू PC वाला जो रिजल्ट है उससे PC की वैल्यू निकालो, तो क्या बनेगी 1/3 ऑफ PA, 1/3 ऑफ PA इज इक्वल्स टू, मतलब तीनों को मैंने PA की टर्म्स में देख लिया वहां से। अब PA कॉमन हो गया तो 1 प्लस में हाफ प्लस 1/3, राइट, और मल्टीप्लाई बाय PA इक्वल्स टू 1, तो 6 एलसीएम ले लिया, 6 प्लस में 3 प्लस में ये 2 अपॉन में ये 6 इनटू में ये PA इक्वल्स टू 1, तो PA की वैल्यू कितनी आ गई सोचो? 6/6 9 और 2 11, PA की वैल्यू ये आ गया। पूछा क्या था? ओहो PA ही पूछ रहा है भाई, तो 6/11 आ गया, राइट। A pair of dice is thrown, 5 appears on at least one of the dice, मतलब एक इवेंट हो गया ये वाला, 5 appears on at least one of the dice, मतलब ए इवेंट हो गया कि भैया 5 जो है कम से कम एक डाइस पर है। अब इस बात को समझो यार कि कम से कम एक डाइस पे होने का क्या मतलब है, या तो एक पे होगा या फिर दोनों पे हो सकता है। देखो कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब क्या होता है? या तो एक, या तो एक, या उससे ज्यादा, राइट, यही तो बनेगा ना यार। तो एक से ज्यादा कितनी डाइस हैं यहाँ पे? 2 ही हैं, या तो एक पे 5 आएगा या फिर दोनों पे आएगा। मतलब एक ही फेवर में अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं पहली डाइस पे 5 मानता हूँ तो 5 1 5 2 5 3 टिक 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 5 5 भी आएगा, दोनों पे भी आ सकता है, और 5 6 भी आएगा, राइट। देन फिर 6 1, ओ 6 1 क्यों कर दिया मैंने? ले लिया, क्या कर, हमें क्या करना है अब? उल्टा चलो, 1,5 2,5 3,5 4,5, बट 5,5 नहीं आएगा, 4,5 आएगा, 3,5 भी लिख ही देता हूँ चलो। देन इसके बाद सीधा आएगा 6,5, 5,5 दो बार पुर्जा लिखेंगे यार, राइट। यहाँ पे बीच में अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ चलो, 5,3 और 5,4, राइट। ये एक ही फेवर में है। 5 appears on at least one dice, मतलब या तो एक पे दिखेगा या फिर दोनों पे दिखेगा। तो एक ही फेवर में कितने केसेस नजर आ रहे हैं तुम्हें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना नजर आया? वो है सर 11, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 11 नजर आ रहे हैं, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10 और ग्रेटर, तो क्या चांसेस है कि जो सम आएगा डाइस पे नंबर्स का वो 10 होगा या फिर 10 से बड़ा होगा? तो चलो तो 10 देखते हैं, 10 यहाँ पे नजर आ रहा है तुम्हें, 10 से बड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है, 10 से बड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है, और कोई नजर आ रहा है? चेक करो जल्दी से। सम जो है वो 10 से बड़ा कहीं और नजर आ रहा है क्या? तो मतलब 3 हमारे फेवर में है, टोटल हमारे 11 है ना, तो 3/11 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे,
एक्स जो बंदा है वो बोल रहा है, सच्चाई बोल रहा है कितने केसेस में, 60%, वाई जो है 50% केसेस में बोलता है। प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर व्हाइल नरेटिंग द सेम फैक्ट। मतलब ये हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर बात को बोलते समय, सेम फैक्ट मतलब कोई भी एक सेम बात बोलने हैं, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करें। मतलब अगर एक्स सच बोल रहा है तो वाई झूठ बोले उस बात को, और अगर वाई सच बोल रहा है तो एक्स झूठ बोले, तो मतलब झूठा सच्चा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट, प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट इज इक्वल्स टू एक्स ने सच बोला तो वाई ने झूठ बोला, झूठ बोलने को मैं वाई डैश लिख देता हूँ, ठीक है। या फिर मतलब एडिशन, एक्स ने झूठ बोला और वाई ने सच, राइट। अब एक्स अगर सच बोलता है तो उसके चांसेस हैं 60/100, वाई अगर झूठ बोलता है तो 50% ही रहेगा, क्योंकि 50% सच्चाई वाला है और 50% झूठा वाला हो गया वो। ओके राइट, एक्स डैश में आ जाओ जी, 40 बनेगा और वाई तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, 30 और ये हो गया 20, 30 और 20 इज 50, और दो जीरो आपस में ही कैंसिल हो गए, इधर भी और इधर भी, राइट। तो बचा कितना, 100। तो 1/2 आ रहा है यार मेरा, तो तुम्हारा देखना क्या आ रहा है, सी आ रहा है क्या, जल्दी से बता दो यार। ठीक है, यही आ गया सर। 14, इफ द प्रोबेबिलिटी फॉर ए टू फेल इन एन एग्जामिनेशन इज दिस, मतलब ए के फेल होने के जो चांसेस हैं वो 0.2 हैं, बी के जो हैं वो 0.3 हैं। तो क्या चांसेस हैं कि या तो ए फेल हो या फिर बी। एक बात समझ लो यार, ये जो स्टेटमेंट है ना ईदर और वाली, या तो ए का फेल होना या फिर बी का फेल होना। मैंने बोला कि यार दो बच्चे हैं उनमें से कम एक तो फेल होगा, या तो ए या फिर बी, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो ईदर और का मतलब होता है यूनियन, ईदर और का क्या मतलब होता है, यूनियन, या तो ये या फिर वो, या फिर दोनों भी इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर अपने आप ही। कैसे देखो, मैंने बोला कि ईदर ए फेल, ए फेल के लिए ये बना दिया मैंने पहले वाला ए फेल, और ये हो गया बी फेल, राइट। तो ए फेल, या तो ए फेल होगा मतलब ये सारा, या फिर बी फेल होगा ये सारा। तो जब इधर और आता है तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना वो खुद अपने आप आ जाता है चल के, राइट। तो हमें ए यूनियन भी निकालना है, राइट। तो ए का फेल होना यहाँ पे जो है एक ए इवेंट है और बी का फेल होना बी इवेंट है, ऐसा कुछ हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे यूनियन का, तो प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ए और बी फेल, ईदर ए और बी फेल्स, मतलब ए का फेल होना, ए फेल प्लस प्लस क्या आएगा बोलो, बी फेल। बट अब ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो तो 2 बार काउंट हो गया ना, तो एक बार माइनस कर दिया, ए का फेल इंटरसेक्शन विद बी का फेल, राइट। ए के फेल होने के चांसेस कितने हैं, 0.2, 2/10, बी के 3/10, माइनस माइनस देखो, अब ए फेल इंटरसेक्शन बी फेल। अच्छा, ए और बी जो फेल हो रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो इंडिपेंडेंटली फेल हो रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा नहीं है वर्ड, बट ऑब्वियसली वो ए और बी क्या है, अपने अपने एग्जाम दे रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं उनके चांसेस दिए हुए हैं, या पास हो रहे हैं उनके चांसेस दिए हुए हैं, तो इसका तो वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं। और इंडिपेंडेंट के केस में इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लीकेशन। मतलब ए के फेल होना और बी के फेल होने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी उन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, मतलब 2/10 मतलब 3/10 मल्टीप्लाई। तो 100 हो गया तुम्हारा एलसीएम, ऊपर आ गया 20, 30 और ये 6, कितना बचा 44/100, मतलब 0.44 इज द ऑप्शन डी, नंबर 50। A problem in mathematics is given to 3 student ABC, है ना, 3 स्टूडेंट्स हैं ABC, their chances of solving the problem are this, then the probability that the problem is solved। okay, देखो प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब है ए, मतलब कोई भी करे प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर ए करता है और बी और सी नहीं करते हैं, सोचो ए ने किया है बी और सी ने नहीं किया, चलेगा,
ए ने नहीं किया, बी ने किया और सी ने नहीं किया तो भी चलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। ए और बी नहीं कर पाते हैं और सी कर लेता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो। बट अब आप बोलोगे सर मान लो ए और बी दोनों ने किया, सी ने नहीं किया। इनको सही बात है यार, ए और सी दोनों ने किया, बी ने नहीं किया, राइट। ए ने नहीं किया, बी और सी दोनों ने किया, मतलब ये तो इसके फेवर में है। और क्या फेवर में, मान लो तीनों ने किया, तीनों ने ही किया तो भी फेवर में, मतलब इसके फेवर में ये सारे केसेस है। अब सोचो 1 मिनट के लिए, क्या कोई ऐसा केस है जो उसके फेवर में ना हो? सोचो सोचो, सर तीनों के तीनों ही ना कर पाए उस क्वेश्चन को। यस, तीनों के तीनों ही अगर नहीं कर पाते हैं तो ये वाला एक ही अकेला केस है जो कि फेवर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सब को मिला दूं एक साथ तो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस नहीं बन गया कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी नहीं निकालनी है। मैं क्या बोलूँगा यार, इसकी निकाल लो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको 1 में से माइनस कर दो, ठीक है। मतलब 1 में से क्या माइनस कर दो कि एक भी उसको सॉल्व ना कर पाए, तो ऑटोमेटिकली क्या निकल के आएगा कि यार कम से कम एक तो सॉल्व कर देगा। अब थोड़ा सोचो, 3 बच्चे मान लो, अपने 3 फ्रेंड्स मान लो इंक्लूडिंग यू, मतलब टोटल 2 वो हो गए और एक आप हो गए, 3 हो गए। तो प्रॉब्लम हमने 3 बच्चों को दी, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तब उस बात का उल्टा क्या हो? देखो प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब है कि आप तीनों कर दो, आप 3 में से कोई 2 करें या फिर आप 3 में से कोई 1 करे। तो उसका उल्टा क्या, उसका नेगेटिव क्या है? उसका नेगेटिव यही है कि सर तीनों में से हम में से कोई भी सॉल्व ना कर पाए, और तीनों में सॉल्व ना करना मतलब तीनों का ना होना, ठीक है। और ऑब्वियसली वो तीनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा तो भी आपको मानना है, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अच्छा 1 माइनस, अब क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो उनके ना होना भी इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब ये तीनों भी इंडिपेंडेंट, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश। अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बीच में कोई साइन नहीं लगाया इंटरसेक्शन का। भाई मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी में आपको अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो यू कैन राइट ए बी। इंटरसेक्शन को आप लिखें या ना लिखें चलेगा, प्रोबेबिलिटी के केस में चलेगा, राइट। ये नोटेशन हम यूज कर लेते हैं जनरली। अब 1 माइनस ए डैश, ए का ना होना, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये ए के होने की है, ए के सॉल्व करने की, तो ना होने की भी 1/2 ही हो गई। खैर बी के ना होने की 1 माइनस 1/3 करो, 2/3। सी के ना करने की 1 माइनस 1/4, 3/4। ये गया 1 माइनस 1/4 इज 3/4 इज द फाइनल आंसर ए। नेक्स्ट, 3 पर्सन्स ए बी सी फायर अ टारगेट इन टर्न, मतलब बारी बारी ए बी सी ट्राई कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, ठीक है। वो फायर कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, बात से देयर प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द टारगेट आर दिस। टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट्स, मतलब उन 3 में से 2 हिट करें उस टारगेट को तो उसके चांसेस क्या हो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं डायरेक्टली, रिक्वायर्ड कि ए अगर कर रहा है, ठीक है, और बी कर रहा है तो सी ना करे। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट्स ना, तो 2 ही हिट करे, ठीक है। या फिर क्या होगा कि ए और बी ने किया, सी ने नहीं किया। अब बी को नोट कर देते हैं, ए और सी करवा देते हैं, और लास्ट में क्या कर दूं मैं, लास्ट में ए का नोट कर देते हैं, बी और सी को करवा लें, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज लिखो यार, ए का करना 4/10, बी का करना 3/10, सी का ना करना हो जाएगा 8/10, राइट। प्लस ए के करने की 4/10, बी के ना करने की हो गए 0.7, 7/10, सी के करने की 2/10, प्लस ना करने की 6/10, और ये 3/10 एंड ये 2/10, राइट। तीनों को ऐड कर लो यार, 12 8 या 96, ये हो गया 28, 56, 36 18 दूनी 36, फोन में ये 1 था, 96 152 158 188, 188 by 1000 तो 0.188 is the answer. There are 2 bags, 2 बैग है भाई, ये एक बैग हो गया, ये दूसरा बैग हो गया, बैग 1 बैग 2, राइट।
पहले में क्या है, 3 वाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, दूसरे में 7 वाइट हैं और 3 ब्लैक बॉल। इफ ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फ्रॉम इट, और उसमें से एक बॉल ड्रॉन की गई है, मतलब या तो मैं बैग 1 को सिलेक्ट करूंगा या बैग 2 को। अच्छा देखो, अगर आपके पास 2 बैग है और आपको बोला जा रहा है कि भाई कोई भी एक बैग आप चुन सकते हो, तो बैग 1 को चुनने के क्या चांसेस हैं? सोचो सोचो एक मिनट। 1/2, ठीक है। बैग 2 को चुनने के वो भी 1/2। तो बैग 1 को चुनने के चांसेस 1/2, इसको भी 1/2। ओके, वो बोल रहा है कि इफ ए बैग इज सिलेक्टेड, मतलब पहले मैंने बैग सिलेक्ट किया विद द चांसेस ऑब्वियसली 1/2 एंड फ्रॉम इट, और उसमें से एक बॉल निकाली गई, क्या चांसेस है कि वो जो बॉल है वो ब्लैक है? पता ही क्या है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। किसका क्वेश्चन है ये? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बहुत सिंपल, छोड़ो कि क्या है ये सब मुझे ध्यान नहीं है सर, ये सब मुझे ध्यान ही नहीं रखना। मैं कह रहा हूँ कि यार क्वेश्चन पढ़ के क्या फील आ रही है, यार आपको ब्लैक बॉल निकालने, ठीक है। आप बोलोगे कि यार पहले बैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो बैग 1 को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसके चांसेस 1/2। सिलेक्ट किस लिए कर रहे हो? ये बोलो कि चलो सिलेक्ट कर लिया तो उसमें से बॉल निकालोगे ना, तो कौन सी बॉल निकालनी है? ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 ब्लैक बॉल टोटल फाइनल। या जब भी या वर्ड आ जाए ना, मुंह से आवाज निकले या वर्ड की, तो इसका मतलब ये है कि भाई एडिशन लगा लो, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इसमें कि भैया ये वाला सेलेक्ट किया और इसमें से ब्लैक बॉल, तो 3/10, राइट। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 एलसीएम आ गया, 2 ऊपर गया, 2 × 2 4 हो गया 20, तो 3 4 + 3 इज 7/20, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन है बहुत सिंपल होते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल होता है उसको हम जनरली एक्स नाम देते हैं और उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। तो एक्स की जो वैल्यू है 1 से लेके 6 है, उनकी प्रोबेबिलिटीज ये दी हुई है, तो के की वैल्यू बतानी है, इसमें के अननोन दिया हुआ है। भाई देखो, रैंडम वेरिएबल के अंदर जो ये पी ऑफ एक्स वाली कॉलम होती है ना, उनका जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है उनका सम? 1 होता है सर। तो इन सभी का सम 1 कर दो बस, तो 2 के 3 के 6 के प्लस 0.1 0.2 0.1, तो 0.4 हो गया ही, इज इक्वल्स टू 1। 6k इज इक्वल्स टू 1 माइनस में 0.4 मतलब 4/10, तो ये हो गया 6/10। 6 से 6 चला गया तो k की वैल्यू होगी 1/10, राइट। 1/10 को अपन लोग क्या लिखते हैं सर? 0.1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय दिस। x की वैल्यूज है p ऑफ x है, निकालना क्या है? e ऑफ x। e ऑफ x क्या होता है? e ऑफ x का मतलब बेटा यहाँ पे है मीन, इसको एक और नाम देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। कैसे निकालते हैं? x इंटू में p ऑफ x करो और उनका समेशन दो, तो x ये है, px ये है, मल्टीप्लाई करना है पहले, तो x इंटू में px करते जाओ और साथ में वैल्यूज को ऐड करते जाओ, ठीक है। तो दिस इंटू दिस इज 30/5, 6 हो गया, ये हो गया 10 से 10 गया 3 हो गया, और साथ में प्लस करते जाओ, माइनस का 10 प्लस मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो माइनस का 5, तो 6 + 3 9 -5 इज 4, तो 4 इज द फाइनल आंसर। आगे दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये दिए हुए हैं x की वैल्यू, ये p ऑफ x दिया हुआ है, फिर से सेम चीज है, e ऑफ x पूछा गया। मल्टीप्लाई करो, माइनस का 0.4 माइनस का 0.6 माइनस का 0.6 अगेन माइनस का 0.2 और प्लस का ये सीधे, तो ये हो गया कितना तुम्हारे पास? माइनस का 1 माइनस का 1.8, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर प्रोबेबिलिटी में ये नेगेटिव कहाँ से आ गए? भाई देखो, ये जो x होता है ना बेटा, इस x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। p ऑफ x में कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो मीन आ रहा है वो नेगेटिव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पे कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि यार ये नेगेटिव कैसे आ रहे हैं, x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलेगा। तो फाइनली अब मेरे हो गए हैं 20 क्वेश्चंस, और दिस इज फ्रॉम माय साइड, दिस इज टॉप 20। हाँ, लास्ट में बिल्कुल जब पेपरों के करीब आ जाएंगे तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ आपके लिए और क्वेश्चंस सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि यार चैप्टर वाइज 5 से 10 क्वेश्चन और अच्छे वाले क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊं।
बट अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि यार टॉप 20 वाली जो पूरी सीरीज मैंने बनाई हुई है, सारे चैप्टर्स धीरे धीरे कवर हो रहे हैं, जिसमें से अब फाइनल एक प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी कवर हो गया है। सी वेक्टर्स ऑलरेडी हमारा डन है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। एंड और भी एक दो चैप्टर मैंने करवा दिए हैं आपको, डिफरेंशिएशन मैंने करवा दिया है, कॉन्टिन्यूटी भी इसमें कवर हो चुकी है, रिलेशन फंक्शंस हमारा कवर हो गया। मतलब जो खतरनाक वाले चैप्टर थे वो ऑलरेडी आपके डन है। सिर्फ आपका इंटीग्रल वाला जो पार्ट है ना, इंटीग्रल कैलकुलस का जो है वो पार्ट बचा हुआ है, उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाँ मुझे पता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी मुझे करना है। तो ये चैप्टर्स मेरी तरफ से चिंता ना करें आप बिल्कुल भी, वो कवर हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, बस आपको एक ही काम करना है, स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स आसान है और कीप डूइंग मैथमेटिक्स, ठीक है।